नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात से प्रभावित पश्चिम बंगाल में राहत और पुनर्वास के लिए 1000 करोड़ रुपए और ओडिशा को 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा की। देश में कोरोना रोगियों के स्वस्थ होने की दर करीब 41% हुई। सरकार ने संक्रमण रहित स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ता और अग्रणी कार्यकर्ताओं को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के इस्तेमाल के लिए परामर्श जारी किया। एयर इंडिया ने घरेलू विमान सेवा के लिए बुकिंग शुरू की। आईसीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की शेष परीक्षा 1 से 14 जुलाई तक आयोजित होगी। और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, सरकार देश में सामुदायिक रेडियो नेटवर्क का विस्तार करेगी। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में समुद्री तूफान से प्रभावित इलाकों के लिए 500 करोड़ रुपए की अग्रिम सहायता की घोषणा की है। श्री मोदी ने कल उम्पुन तूफान से क्षतिग्रस्त इलाकों का हवाई दौरा करने के बाद इसकी घोषणा की। तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की तरफ से 500 करोड़ रुपया एडवांस व्यवस्था के रूप में देने का हमने निर्णय किया है और बाकी आवश्यकताएं एक बार कंप्लीट सर्वे होने के बाद, रिहेबिलिटेशन की पूरी योजना बनने के बाद भारत सरकार भी कंधे से कंधा मिला करके ओडिशा के विकास की यात्रा में और संकट की घड़ी से बाहर निकलने के काम में पूरी तरह मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने पीड़ितों को तत्काल राहत सुनिश्चित करने के साथ साथ हर संभव सहायता का भी आश्वासन दिया। तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री ने राज्यपाल गणेशी लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ समीक्षा बैठक भी की। प्रधानमंत्री ने जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर और मयूरभंज जिलों का करीब 90 मिनट तक हवाई दौरा किया। जान माल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश जब कोरोना वायरस के रूप में वैश्विक महामारी से निपटने में लगा है तो देश के कुछ भागों में महाचक्रवात की विनाशलीला चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की ओडिशा की सुस्थापित प्रक्रिया ने कई लोगों की जान बचाई है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने चक्रवात के बाद पुनर्वास कार्यों के लिए पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने भीषण समुद्री तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट में हुई प्रशासनिक बैठक के बाद ये घोषणा की। भारत सरकार के जो भी नीति नियम है उसका पूरी तरह उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल की मदद में हम खड़े रहेंगे। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि एक केंद्रीय दल जल्द ही नुकसान का जायजा लेने के लिए राज्य का दौरा करेगा। देश की 22 विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के लोगों और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की। बैठक में पारित प्रस्तावों में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। विपक्षी पार्टियों ने यह भी मांग की कि इस प्राकृतिक प्रकोप को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए और इससे हुई तबाही से निपटने के लिए राज्यों को पूरा सहयोग दिया जाना चाहिए। विपक्षी पार्टियों की इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता सीताराम येचुरी समेत कई विपक्षी नेताओं ने हिस्सा लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के उपचार के रूप में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के बारे में संशोधित परामर्श जारी किया है। परामर्श में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी से निपटने में लगे ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं हैं। ऐसे स्वास्थ्यकर्ताओं के लिए भी इस दवा की सिफारिश की गई है जो कोविड-19 केंद्रों से बाहर हैं और जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार सामुदायिक रेडियो स्टेशनों पर विज्ञापनों के समय में बढ़ोतरी करके इसे 7 मिनट प्रति घंटे से बढ़ाकर 12 मिनट प्रति घंटे करना चाहती है, ताकि उन्हें टेलीविजन चैनलों के समकक्ष लाया जा सके। आकाशवाणी समाचार के जरिए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के श्रोताओं को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि सामुदायिक रेडियो अपने आप में एक समुदाय है और ये परिवर्तन के संवाहक हैं। मैं निश्चित रूप से कम्युनिटी रेडियो के आंदोलन का विस्तार हो और ज्यादा से ज्यादा जगह अच्छे कम्युनिटी रेडियो बने और वो लोक जागृति का, लोक जागरण का और जनता के परिवर्तन के, देश के परिवर्तन में सहभागिता का ज्यादा प्रभाग देने का काम करते जाएंगे, ये मुझे विश्वास है। हम निश्चित विचार करेंगे कि इसका विस्तार करने के लिए क्या किया जाए। श्री जावड़ेकर ने कहा कि मंत्रालय सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाएगा। श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस तरह के रेडियो स्टेशन स्थापित करने में आने वाले खर्च का 75% मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि इन रेडियो स्टेशनों से आग्रह किया गया है कि वे स्थानीय स्रोतों से सूचनाओं का सत्यापन कर फर्जी खबर के खतरे से निपटने में मदद करें। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने पत्र सूचना कार्यालय के अंतर्गत तथ्यों की जांच के लिए फैक्ट चेक सेल बनाया है और सामुदायिक रेडियो इसकी मदद कर सकते हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि फर्जी खबरें बड़ी खतरनाक होती हैं और इस पर प्रतिबंध को प्रेस की आजादी का हनन नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थानीय स्तर पर सूचनाओं का सत्यापन कर सही समाचार देने में मदद कर सकते हैं। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस CISCE ने घोषणा की है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के कारण स्थगित 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 1 से 14 जुलाई तक आयोजित की जाएंगी। CISCE के मुख्य कार्यकारी और सचिव गेरी अराथून ने कहा कि 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए परीक्षा 2 से 12 जुलाई और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए परीक्षाएं 1 से 14 जुलाई तक आयोजित की जाएंगी। वंदे भारत मिशन के तहत संयुक्त अरब अमारात से 4 और ओमान से 3 उड़ानें 1000 से अधिक भारतीयों को लेकर आज स्वदेश लौटेंगी। अबू धाबी से कुन्नूर के लिए 1 और दुबई से 3 उड़ानें हैं। ये 3 उड़ानें कोझिकोड, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगी। मस्कट से भी भारतीयों को लेकर 3 उड़ानें कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और बोधगया जाएंगी। मस्कट से बिहार के बोधगया के लिए ये पहली उड़ान है, जिससे लगभग 150 यात्रियों को स्वदेश वापस लाया जाएगा। वंदे भारत उड़ानों से अब तक खाड़ी देशों से लगभग 12 से लोगों को भारत लाया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डाक विभाग को प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान विजन को साकार करने का निर्देश दिया है। संचार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध सहित भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि डाक विभाग को भारतीय आपूर्ति श्रृंखला का ध्वजवाहक बनने के लिए कार्य योजना तैयार करनी चाहिए, जिसके जरिए कृषि उत्पादों, हस्तकला तथा कलात्मक उत्पादों की आपूर्ति की जा सके। एक रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान डाक विभाग चिट्ठियों के अलावा दवा, आर्थिक सहायता, भोजन और राशन घर घर तक पहुंचा रहा है। देश भर में 1,56,000 डाकघर हैं और संकट की इस घड़ी में डाक विभाग कोरोना योद्धा बनकर उभरा है। देश के दूर दराज के इलाकों में भी डाक विभाग जरूरी चिकित्सा सामग्री उपलब्ध करा रहा है। 2000 टन से अधिक दवाइयां और चिकित्सा उपकरण अब तक पहुंचाया जा चुका है। इसके अलावा लगभग 85 लाख लाभार्थियों को आधार आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से 1,500 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इस दौरान डाक विभाग सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रख रहा है। वहीं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभार्थी के खातों में 1,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। एयर इंडिया ने घरेलू उड़ानों के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है। एयरलाइन ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी। इंडिगो, विस्तारा और स्पाइसजेट जैसी कई निजी विमान कंपनियों ने भी घरेलू उड़ानों के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। इससे पहले सरकार ने घोषणा की थी कि कोविड महामारी के कारण बंद घरेलू उड़ानों को सोमवार से फिर से शुरू किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्य के लिए पश्चिम बंगाल को 1,000 करोड़ रुपए और ओडिशा को 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा की। देश में कोरोना रोगियों के स्वस्थ होने की दर करीब 41% हुई। सरकार ने संक्रमण रहित स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ता और अग्रणी कार्यकर्ताओं को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के इस्तेमाल के लिए संशोधित परामर्श जारी किया। एयर इंडिया ने घरेलू विमान सेवा के लिए बुकिंग शुरू की। आईसीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की शेष परीक्षा 1 से 14 जुलाई तक आयोजित होगी और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, सरकार देश में सामुदायिक रेडियो नेटवर्क का विस्तार करेगी। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित 48,534 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर करीब 41% हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कोरोना से होने वाली मृत्यु दर घटकर 3.02% रह गई है। हमारा फोकस उन स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स पर है जहां पर ये ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हम स्टेट्स के साथ मिलकर वहां पर कंटेनमेंट और क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ केसेस पर फोकस कर रहे हैं। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस लेते हुए इस इन्फेक्शियस डिजीज से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधिकारी ने बताया कि देश की विभिन्न सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं में कुल 27,55,714 नमूनों की जांच की गई। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 1 करोड़ लोगों का इलाज किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन 2020-21 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं। उन्होंने बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जापान की डॉक्टर हिरोकी नाकातानी का स्थान लिया है। अध्यक्ष के रूप में कार्यकारी बोर्ड के सत्र को संबोधित करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्य, आर्थिक प्रदर्शन और मानव क्षमताओं में वृद्धि का आधार है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों में काफी तेजी आई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में 2,940 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 44,582 हो गई है। महाराष्ट्र में इस समय कोरोना के 30,474 सक्रिय मामले हैं। कल 63 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। मुंबई के धारावी इलाके में अब तक कोरोना के 1,478 मरीज मिले हैं। कल इस इलाके में कोविड-19 के 53 नए मरीज सामने आए। धारावी में कोरोना से अब तक 57 लोगों की मौत हुई है। बृहन मुंबई नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार मातुंगा श्रमिक शिविर में कोरोना के 15 नए पॉजिटिव मामले मिले हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि राज्य प्रशासन कोरोना संकट से ठीक तरह से निपटने में नाकाम रहा है। महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन से जुड़े पार्टी कार्यकर्ताओं से मुंबई में पार्टी कार्यालय में उन्होंने कहा कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित होने के बावजूद राज्य सरकार ने किसी राहत पैकेज की घोषणा नहीं की है, जबकि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात राहत पैकेज की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। श्री फडणवीस ने कहा कि रोजमर्रा की कमाई से जीवन यापन करने वाले असंगठित कामगारों, रिक्शा चालकों, टैक्सी चालकों और श्रमिकों के लिए तुरंत पैकेज सहायता की आवश्यकता है। गुजरात में पूर्णबंदी के चौथे चरण के दौरान जनजीवन सामान्य बनाने के लिए कल सरकार ने कुछ और छूटों की घोषणा की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आवश्यक सामग्री वितरित करने वाली दुकानों पर ऑड इवन का फॉर्मूला लागू नहीं होगा। राजमार्गों पर पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले रहेंगे। दुग्ध संग्रह और दुग्ध निर्मित उत्पाद बनाने वाली फर्म सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। इस बीच कल राज्य के विभिन्न अस्पतालों से 392 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। ये संख्या नए आने वाले मामले से 363 से अधिक है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि अब राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 13,273 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि राज्य में कोविड-19 से ठीक होने की दर सुधरकर 44.3 हो गई है। राज्य में अभी भी कोविड-19 के 6,588 सक्रिय रोगी है, जिनमें से 63 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। जहां तक राज्य की मृत्यु दर की बात है तो स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। कोविड-19 से मरने वालों की संख्या कल 800 का आंकड़ा पार कर गई है। उधर अहमदाबाद में पिछले 2 हफ्तों में रिकवरी दर में लगभग 140% का सुधार हुआ है, जो एक
अच्छा संकेत है। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव कुमार गुप्ता ने कहा है कि शहर प्रशासन ने 42 निजी अस्पतालों को कोविड-19 के इलाज के लिए 50% बेड उपलब्ध कराने को कहा है। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में लौट रहे सभी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उन सभी मजदूरों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जाए जो राज्य में काम करने के इच्छुक हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न क्वारंटीन केंद्रों में मजदूरों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे बिहार में ही रहें और राज्य के विकास में भागीदार बने। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले प्रवासी कामगारों का जॉब कार्ड बनवाया जा रहा है। 10,000 से अधिक सेंटर में इस समय लगभग 8 लाख कामगार हैं। मनरेगा के अंतर्गत अब तक 3 करोड़ से अधिक मानव दिवस का सृजन किया गया है। राज्य में 9,50,000 से अधिक जीविका समूहों से 1 करोड़ परिवार को जोड़ लिया गया है। राज्य सरकार ने कुशल प्रवासी कामगारों का सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया है। उनका डाटाबेस भी तैयार किया जा रहा है ताकि उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के बाद लगभग 85% औद्योगिक इकाइयों ने काम करना शुरू कर दिया है। राज्य के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि इन इकाइयों में पर्याप्त दूरी बनाने के साथ उत्पादन शुरू हो गया है। बाकी 15% इकाइयों में शीघ्र कामकाज शुरू हो जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि जहां एक ओर मार्च और अप्रैल के महीने में प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन सबसे कम रहा, वहीं लॉकडाउन के दूसरे फेज के बाद से काम अब फिर से शुरू हो गया है और यह इन इकाइयों को होने वाली बिजली आपूर्ति के आंकड़े से भी स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने कहा कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक और दिल्ली जैसे राज्यों से प्रवासी मजदूरों का वापस लौटना भी प्रदेश सरकार के हक में गया है, क्योंकि अब यहाँ के उद्योगों को ज्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं। प्रदेश में साइकिल और ऑटो रिक्शा के स्पेयर पार्ट्स का उत्पादन करने वाली इकाइयों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जहां दूसरे राज्यों में श्रमिकों की कमी से उत्पादन शुरू नहीं हो सका, वहीं उत्तर प्रदेश में ऐसी इकाइयों को बड़ी संख्या में ऑर्डर मिल रहे हैं। कई औद्योगिक इकाइयों को तो 3 गुना तक ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 21 सुविधाओं को ऑनलाइन कर दिया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से संबंधित जांच सुविधा लोगों को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने फीवर क्लिनिक शुरू किए हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि सरकार हर मोहल्ले, वार्ड और क्षेत्र में फीवर क्लिनिक शुरू करने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि फीवर क्लिनिक सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में होंगे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार राज्य के सभी जिलों में 1391 फीवर क्लिनिक ने काम करना शुरू कर दिया है। यहां अब तक 42,151 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा चुका है। इनमें से 30,555 लोगों को होम आइसोलेशन की सलाह दी गई है, जबकि 6,050 लोगों के नमूने कोरोना परीक्षण के लिए जमा किए गए हैं। सर्दी, जुकाम, फ्लू आदि के लक्षण वाला कोई भी व्यक्ति फीवर क्लिनिक पर जाकर अपना परीक्षण करा सकता है। फीवर क्लिनिक में जांच के आधार पर उसे कोविड केयर सेंटर में भेजा जाएगा। वहीं प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान दिव्यांग एवं वृद्धजनों की घर वापसी सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय ने 8 सदस्यीय समिति गठित की है। दिव्यांगजन और वृद्धजन अपनी समस्याओं के लिए संचालनालय के कंट्रोल रूम में 0755-255-6916 पर संपर्क कर सकते हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। तमिलनाडु में कोरोना रोगियों की संख्या बढ़कर 14,753 हो गई है। राज्य में कल 786 पॉजिटिव मामले सामने आए। राजधानी चेन्नई में कोरोना के 569 नए मामले मिलने के साथ ही कोविड के कुल रोगियों की संख्या बढ़कर 9,364 हो गई है। राज्य में कोरोना से अब तक 98 लोगों की मृत्यु हुई है। इस बीच 846 रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी जा चुकी है। राज्य में अब कोरोना की 7,524 रोगियों का उपचार चल रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। लॉकडाउन में थोड़ी और ढील देते हुए अब ऑटो और साइकिल रिक्शा को चेन्नई से बाहर चलाने की अनुमति भी दे दी गई है। हालांकि ये छूट प्रतिदिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक के लिए ही होगी। चेन्नई के बाहर भी अधिक संक्रमण वाले कंटेनमेंट जोन में ये सेवा उपलब्ध नहीं होगी। ऐसे इलाकों में रहने वाले चालकों को ऑटो और साइकिल रिक्शा चलाने की अनुमति नहीं होगी। ऑटो और साइकिल रिक्शा पर ड्राइवर के अलावा केवल एक व्यक्ति को ही जाने की अनुमति होगी। इन वाहनों में हैंड सैनिटाइजर रखना होगा और वाहनों को प्रतिदिन कम से कम 3 बार संक्रमण मुक्त करना होगा। राज्य सरकार अगले कुछ दिनों में थोड़ी और ढील दे सकती है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से धर्मेंद्र।
कर्नाटक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बनाए गए ग्रामीण महिला स्व सहायता समूह राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए उठाए गए प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये योजना पूरे राज्य में ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति द्वारा संजीवनी नाम से लागू की गई है। ये महिलाएं मास्क और सैनिटाइजर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। साथ ही साथ घर घर जाकर लोगों को पर्याप्त दूरी और रोकथाम के अन्य उपायों के बारे में जागरूक कर रही हैं। लद्दाख की पर्वत श्रृंखलाओं में बसे कुछ गांवों में अब भी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। संसाधनों की कमी के कारण दूर दराज के इन गांवों में हरियाली तो है, लेकिन ग्रामवासियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। करगिल के जांस्कर के चुमिक गांव की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, जिसकी सुध सिर्फ चुनाव के दौरान और शीतकाल से ठीक पहले ली जाती है। ये जांस्कर सब डिवीजन के साथ रखने के बजाय ह्यूमा सब डिवीजन के साथ रखा जाए, और वो रीजनेबल भी है क्योंकि यहाँ से रोड कनेक्टिविटी तो कम से कम ह्यूमा सब डिवीजन के साथ है। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे एक पॉलिटिकल डिसीजन होगा, तो मैं यहाँ से वापस जाने के बाद माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ बैठ के इस पे भी हम चर्चा करेंगे और जितना हो सके रिमोडिफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में हम इसको लाने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर में कोविड संक्रमण के 40 नए मरीजों की संख्या सामने आने के बाद कुल संख्या 1489 हो गई है। अब तक केंद्र शासित प्रदेश में 749 लोगों का उपचार चल रहा है। 720 लोग ठीक हुए हैं और 20 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में संक्रमण की दर 4.6% है, जबकि मृत्यु दर 1.9% है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाने और पारदर्शिता बनाए रखने पर बल दिया है। उन्होंने कल राजभवन में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इससे भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। ये बैठक चतुर्थ और तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया तेज करने की प्रगति की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को कम करने के भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले का स्वागत किया है। श्रीमती सीतारामन ने दूरदर्शन समाचार के साथ साक्षात्कार में कहा कि इन उपायों से बाजार में नकदी बढ़ेगी। The RBI decision, not just this one, even earlier, have been very timely, well thought through, and made a lot of difference then, and I guess even now will make a lot of difference to the sentiment which prevails, and also immediately make affordable liquidity available. And also the extension of the moratorium is something which all of us have waited for, and I only welcome the decision of the RBI. Like the last time, this time too, timely and purpose-serving. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने विशेषज्ञ राय कार्यक्रम में कोविड-19 पर अग्रणी चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रस्तुत करता है। इस श्रृंखला में नई दिल्ली के सीताराम भरतिया विज्ञान और शोध संस्थान के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर अमरचंद बजाज ने साफ सफाई और कोविड-19 वायरस को कैसे रोका जाए, इस पर विशेष बल दिया है। जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले, तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। जहां जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर, तो कोशिश करें कि जहां आप 2 लोग खड़े हैं, करीब 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। नई दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण अपने तक ही सीमित है और बहुत कम रोगियों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत होती है। कॉमन कोल्ड और कोरोना वायरस दोनों की दोनों आमतौर से अपने आप ही सेटल कर जाते हैं। 80% में तो ऐसी भी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पे ही ठीक हो जाते हैं। 10-15% में उनको अस्पताल जाके कुछ दवाई दी जाती है और वो सेटल हो जाते हैं। 5% या उससे कम वाले हैं जो कि दाखिल होना पड़ता है। तो फर्क आप नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री और पूर्व भाजपा सांसद डॉक्टर नेपाल सिंह का कल मुरादाबाद में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वो उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट से लोकसभा सांसद चुने गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश भाजपा प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। और अब देश भर के मौसम की जानकारी।
राजधानी दिल्ली में आज भी लू चलेगी। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 28 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दक्षिण की ओर चलें तो चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 29 और 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। यहाँ तापमान 25 डिग्री से 32 डिग्री के बीच बना रहेगा। जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री पर रहेगा। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। क्षेत्र में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं आंधी और बारिश का अनुमान है। गिलगित में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 14 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और मुजफ्फराबाद में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से अलका सिंह। उपभोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यों से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी लाभार्थियों तक अनाज का वितरण सही तरीके से हो और कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। श्री पासवान ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रियों तथा सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने तथा गरीबों और प्रवासी श्रमिकों के बीच दालों और अनाजों के वितरण के लिए राज्यों की सराहना की। भारतीय रेल ने देश भर में विभिन्न स्टेशनों तक जाने वाली 230 रेलगाड़ियों की सभी श्रेणियों के लिए आरक्षित टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है। टिकट ऑनलाइन या रेलवे के आरक्षण काउंटर से खरीदे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और सिद्धार्थ, अब आप बताएं कि आज के अखबारों में कौन कौन सी सुर्खियां प्रमुखता से छाई हैं। जी हाँ मुकेश, अगर समाचार पत्रों की सुर्खियों पर एक नजर डालें तो प्रधानमंत्री के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दौरे की खबर आज के सभी अखबारों में प्रमुखता से है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, हवाई दौरा कर बोले प्रधानमंत्री, पूरा देश पश्चिम बंगाल के साथ बंगाल को 1000 करोड़ और उड़ीसा को 500 करोड़ दिए। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने बंगाल के जज्बे को सराहा। मोदी बोले, बंगाल ने चुनौतियों का बखूबी सामना किया। पंजाब केसरी लिखता है, तूफान से मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता। भारतीय रिजर्व बैंक की कर्ज की ईएमआई 3 महीने और टालने की सुविधा की घोषणा पर हिंदुस्तान ने राहत शीर्षक से लिखा है, कर्ज की किश्त देने से अगस्त तक सशर्त छूट। रिजर्व बैंक गवर्नर ने रिपो रेट में 0.40% की कटौती का ऐलान किया। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, इससे कर्ज भी होगा सस्ता। जनसत्ता की सुर्खी है, रिजर्व बैंक ने पहुंचाई आम आदमी को राहत। दैनिक जागरण के अनुसार घटेगी ईएमआई, रेपो और रिवर्स रेपो दर 2 दशक के निचले स्तर पर। हिंदुस्तान ने दावा शीर्षक से लिखा है, लॉकडाउन के कारण 54,000 मौतें रोकने में सफलता, लेकिन संक्रमण के बढ़ते नए मामलों से चुनौती। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, देश में 24 घंटे में रिकॉर्ड 6,088 कोरोना मरीज, दिल्ली में सामने आए 660 केस। अमर उजाला के अनुसार कोरोना रोगियों के स्वस्थ होने की दर 41% पहुंची। पिछले 24 घंटे में 3,234 मरीज ठीक हुए। जनसत्ता ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष का पद संभालने की खबर सचित्र प्रकाशित की है। दिल्ली में ईद के बाद मेट्रो चलाने की तैयारी हिंदुस्तान में है। नवभारत टाइम्स लिखता है, सड़कें, ट्रेन, फ्लाइट सब हाउसफुल हो रहे हैं। अब स्पेशल ट्रेन की टिकट 30 दिन पहले। दैनिक जागरण की सुर्खी है, एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडिगो की बुकिंग शुरू। दैनिक भास्कर के अनुसार स्पेशल ट्रेन के लिए 24 घंटे में 12 लाख यात्रियों ने 5,70,000 टिकट बुक करवाए। पाकिस्तान के कराची में विमान दुर्घटना पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, कराची में प्लेन क्रैश, घरों पर गिरा। दैनिक भास्कर के अनुसार मलबे से 6 जिंदा निकाले। राष्ट्रीय सहारा के मुताबिक चालक दल के 8 सदस्यों समेत 107 लोगों की मौत। हिंदुस्तान ने दरिया दिली शीर्षक से लिखा है, कारोबारी ने पूरा शोरूम ईदी में गरीबों को बांटा। ईद पर जरूरतमंदों के जीवन में खुशी लाने के लिए सारे कपड़े और जूते दान कर दिए। राष्ट्रीय सहारा ने आध्यात्मिक गुरु स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती के हवाले से लिखा है कि महामारी से बचना है तो प्रकृति को बचाना होगा। अमर उजाला ने लिखा है कि कोरोना और उम्फुन चक्रवात के बीच देश पर टिड्डियों की आफत। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्य के लिए पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए और ओडिशा को 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा की। देश में कोरोना रोगियों के स्वस्थ होने की दर करीब 41% हुई। सरकार ने संक्रमण रहित स्वास्थ्य सेवा और अग्रणी कार्यकर्ताओं को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के इस्तेमाल के लिए संशोधित परामर्श जारी किया। एयर इंडिया ने घरेलू विमान सेवा के लिए बुकिंग शुरू की। आईसीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की शेष परीक्षा 1 से 14 जुलाई तक आयोजित होगी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, सरकार देश में सामुदायिक रेडियो नेटवर्क का विस्तार करेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।